हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और आप लोग देख रहे हैं आज का मेरा स्थापना सेशन, जहां पर मैं एनवायरनमेंट के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं। एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक ऑफ ओजोन डिप्लीशन इन दिस स्थापना सेशन, राइट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी अगेन रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपकी प्रिपरेशन में हिमाचल प्रदेश के से जुड़े हुए एग्जाम के लिए जो कंटेंट आपको चाहिए, अगर वो इस चैनल से आपको मिल रहा है, आपकी प्रिपरेशन में आपको मदद मिल रही है, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट जो है अवेलेबल होता है। जितने भी सेशंस हम यूट्यूब चैनल के ऊपर लेते हैं उसका पीडीएफ आपको डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल होता है ऑन दिस टेलीग्राम चैनल। और इसके साथ और भी दूसरे नोट्स आपको पीडीएफ की फॉर्म में हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाते हैं। तो वहां भी आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके फायदा उठा सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, राइट। सो अब दोस्तों बात करते हैं अबाउट दी टुडेज टॉपिक, दैट इज दी ओजोन डिप्लीशन। तो ओजोन डिप्लीशन को समझने से पहले हम लोग ये भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ओजोन लेयर का मतलब क्या है। अगर हम अपने एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमें पता है कि हमारा जो बॉटम मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर का वो है ट्रोपोस्फेयर। 0 से अराउंड 10 किलोमीटर तक की हाइट होती है ट्रोपोस्फेयर की। ये वेरी करती रहती है। इक्वेटर के ऊपर ट्रोपोस्फेयर की हाइट 14-15 किलोमीटर तक पहुंच जाती है, उससे भी ज़्यादा पहुंच सकती है। और पोल्स के ऊपर ये हाइट कम होकर 7-8 किलोमीटर तक रह जाती है, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर हमारी लेयर आती है स्ट्रेटोस्फेयर, विच एक्सटेंड्स फ्रॉम 10 to 50 किलोमीटर्स, राइट। और स्ट्रेटोस्फेयर में लाई करता है एक लेयर जिसको हम बोल रहे हैं ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का मतलब है कि इस पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन के मॉलिक्यूल्स हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ओजोन क्या है? ओजोन इज O3। O2 जो है वो ऑक्सीजन गैस होती है जिसमें एक ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है उसमें 2 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। सिमिलरली ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में जब 2 की जगह 3 ऑक्सीजन एटम्स जुड़ जाते हैं आपस में तो हम उसको बोलते हैं ओजोन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ओजोन इज बेसिकली थ्री एटम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस जो कि एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में जुड़ गए, उसको हम ओजोन बोलते हैं। अब ये जो ओजोन है सरफेस के पास नहीं मिलती है, ट्रोपोस्फेयर के पास ज़्यादा नहीं मिलती है, और ये एक्चुअली एक पॉल्यूटेंट है। ओजोन इज बेसिकली अ पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट क्यों है ओजोन? क्योंकि जितनी भी ऑर्गेनिक लाइफ है, ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है ओजोन गैस। इसलिए सरफेस के पास अगर ओजोन हमें मिलेगा तो वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है, हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। और इसीलिए अगर हम अपने शहरों में देखें तो कई बार ओजोन की प्रोडक्शन होने की वजह से, लीकेज होने की वजह से ह्यूमंस की आई में इरिटेशन होती हैं, आंखों से पानी आता है। जो नॉस्ट्रिल्स हैं, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उसके अंदर इरिटेशन होना और उसके अंदर से जो है इन्फ्लेमेशन होना, दर्द होना, जलन होना, ये सारी चीजें ओजोन की वजह से होती हैं। लेकिन अगर ओजोन सरफेस पे ना होकर के स्ट्रेटोस्फेयर में रहेगी, अराउंड सरफेस से अबाउट 10 to 15 किलोमीटर अगर ऊपर रहेगी, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। क्यों फायदेमंद होती है? बिकॉज ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती है फ्रॉम दी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ठीक है। सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है उससे हमें ओजोन लेयर रोकती है। लेकिन ओजोन लेयर में हमने देखा 1979 में साइंटिस्ट ने रिसर्च करके पाया, वो लगातार अपने प्लैनेट को मॉनिटर कर रहे थे और 79 के अराउंड बहुत सारे सैटेलाइट्स भी जो है हमने स्पेस में भेज दिए थे, और उन सैटेलाइट्स ने अर्थ की पिक्चर्स को लेना स्टार्ट किया। और वहां पर उन्होंने देखा कि ओजोन की जो लेयर है इसके ऊपर एक होल बनता जा रहा है। होल का मतलब हुआ कि इस ओजोन लेयर में ओजोन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कमी आती जा रही है। तो ये जो पूरी लेयर बन रही थी जहाँ पे ओजोन के मॉलिक्यूल्स हमें बहुत सारे मिलते हैं, ये ओजोन के मॉलिक्यूल्स कम हो रहे थे। हमने लगातार हर साल इसको जब स्टडी किया तो हमने देखा कि 1979 में एंटार्क्टिका के ऊपर बहुत हल्का ओजोन का जो है होल था, लेकिन बाई 1984 अगले 5-6 सालों के अंदर ही ये ओजोन की जो कमी है बहुत ज़्यादा हमें एंटार्क्टिका के ऊपर देखने को मिलने लगी, ठीक है। तो साइंटिस्ट को ये पता चला कि ओजोन की लेयर के अंदर होल हो रहा है, जिसको हम ओजोन होल भी बोल रहे हैं। अब इससे नुकसान क्या है? नुकसान दोस्तों ये है कि अगर ओजोन होल अभी तो अंटार्कटिका के ऊपर था, लेकिन अगर ये ऐसी जगहों के ऊपर बनेगा जहां पर पॉपुलेशन सेंटर्स है, जहां ह्यूमंस रहते हैं, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो हैं सन की, वो हमारी सरफेस तक पहुंचेंगी और हमारी लाइफ को नुकसान पहुंचाने का भी काम करेंगी, ठीक है। तो अब हमें अब ये पता करना पड़ा कि ओजोन होल अगर बन रहा है तो वो बन किस वजह से रहा है, क्या कारण है कि ओजोन के मॉलिक्यूल्स है उनमें कमी आ रही है। तो सबसे पहले साइंटिस्ट ने ये पता लगाया कि ओजोन लेयर के डिप्लीट होने के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल चीज़ है, जो केमिकल्स हैं, उनका नाम है फ्री रेडिकल कैटलिस्ट्स। फ्री रेडिकल कैटलिस्ट क्या होते हैं? केमिस्ट्री की अगर आपको नॉलेज है तो आपको पता होगा, फ्री रेडिकल्स आर वेरी रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं। अनस्टेबल मॉलिक्यूल इसलिए होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो दीज
फ्री रेडिकल्स आर निट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोक्सिलाइंस, एटॉमिक क्लोरीन, एटॉमिक ब्रोमीन। जितने हमारे क्लोरीफाइड कंपाउंड्स हैं, फ्लोरीन, ब्रोमीन की हम बात करें, आयोडीन की हम बात करें, ये फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन करते हैं। फ्री रेडिकल्स के पास अक्सर एक या दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री, और ये एक या दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बहुत जल्दी किसी भी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स एटमॉस्फेयर में बढ़ रहे थे बिकॉज ऑफ ह्यूमन पॉल्यूशन, और इसकी वजह से ओजोन लेयर जो है वो बढ़ती जा रही थी। तो ये प्रोसेस आप अगर थोड़ा सा समझ लेंगे तो हमारे लिए आगे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। सन से आने वाली जो लेयर्स हैं, आने वाली जो एनर्जी है, उसमें यूवी अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, यूवी ए और यूवी बी। इसमें जो यूवी ए है ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल होती है और इसको ओजोन लेयर जो है हमारे लिए रोक लेती है, ठीक है। अब ओजोन लेयर की वजह से यूवी बी, यूवी ए, ये दोनों जो यूवी रेज हैं उनकी रोकथाम हो रही थी। रोकथाम होने का तरीका क्या होता है? तरीका ये होता है कि ओजोन का मॉलिक्यूल है, ये आने वाली यूवी रेज को अब्जॉर्ब कर लेता है और ऑक्सीजन में और एक ऑक्सीजन के सिंगल एटम में टूट जाता है मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये जो O3 से O2 और O में टूटने का काम हुआ, ये इसमें यूवी की एनर्जी जो है वो यूज अप हो जाती है और ये एनर्जी हमारे सरफेस तक नहीं पहुंच पाती, हमें नुकसान नहीं कर पाती, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन का अकेला एटम बचा है, ये एटम दोबारा इसके साथ रिकम्बाइन हो जाएगा तुरंत और ओजोन बन जाएगी। तो ये पूरा इक्विलिब्रियम में प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन जब हमने अपने फ्री रेडिकल्स को वहां पर भेजना चालू किया तो ये फ्री रेडिकल्स क्या करेंगे? फ्री रेडिकल्स O3 को खुद तोड़ देंगे और O3 को तोड़ने के बाद O2 बना देंगे, प्लस ऑक्सीजन का जो सिंगल एटम रिलीज हो रहा था उसके साथ ये क्लोरीन या ब्रोमीन या फ्लोरीन आकर जुड़ जाएगा। अब इससे नुकसान क्या है कि अब ये ऑक्सीजन का एटम दोबारा O2 के साथ रिएक्ट करके ओजोन नहीं बना पाएगा। तो ये जो चेन चल रही थी, ये चेन यहां पर टूट गई। ओजोन का मॉलिक्यूल टूट रहा है, ब्रेकअप हो रहा है, और ब्रेकअप होने के बाद जो सिंगल ऑक्सीजन का एटम है वो दोबारा से ओजोन नहीं बन पा रहा है। इसके कारण ओजोन के मॉलिक्यूल्स में कमी आने लगी। आई होप ये प्रोसेस आपको क्लियर हो गया है। इस प्रोसेस में इतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रोसेस को समझने की जरूरत है। हम यहाँ पर देख सकते हैं CFC का मॉलिक्यूल है, ये ओजोन का मॉलिक्यूल है। CFC के मॉलिक्यूल ने ओजोन मॉलिक्यूल को तोड़ दिया इनटू एन ऑक्सीजन एंड अ क्लोरीन एटम, ठीक है। अब ये जो हमारा सिंगल ऑक्सीजन का एटम था, ये दोबारा रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ नहीं कर पाएगा और ओजोन नहीं बना पाएगा, ठीक है जी। तो अब साइंटिस्ट ने पता लगाया कि ऐसे कौन से अलग अलग सब्सटेंसेस हैं जिनकी वजह से ये फ्री रेडिकल्स जाते हैं एटमॉस्फेयर में। तो सब्सटेंसेस निकले CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म। आप देखेंगे कि इन सभी सब्सटेंसेस के अंदर या तो क्लोरीन या तो फ्लोरीन या फिर हमारा ब्रोमीन जरूर आपको देखने को मिलेगा, और यही फ्री रेडिकल जाकर के ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। हमें पता लग गया कि किन सब्सटेंसेस की वजह से ओजोन के अंदर डिप्लीशन हो रहा है, किन सब्सटेंसेस की वजह से ओजोन में कमी आ रही है। लेकिन कुछ एटमॉस्फेरिक और एनवायरनमेंट की कंडीशंस भी रिस्पॉन्सिबल हैं ओजोन होल के लिए, क्योंकि ये जो अपने आप में मॉलिक्यूल्स हैं जाकर के ओजोन लेयर को नुकसान खुद नहीं पहुंचा सकते। इनको सबसे पहले तो स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंचना पड़ेगा, इतनी ऊंची हाइट तक इनको पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये सारे जो सब्सटेंसेस हैं आर्टिफिशियली बन रहे हैं, नेचर में तो एग्जिस्ट कर नहीं रहे, और आर्टिफिशियली बन रहे हैं यानी कि इनको सरफेस से रिलीज किया जा रहा है, फैक्ट्रीज के अंदर से, व्हीकल्स के अंदर से। अब सरफेस से निकल करके सरफेस के ऊपर 12, 13, 14, 15 किलोमीटर की हाइट पे कैसे ये सब्सटेंसेस पहुंचेंगे? तो वहां पर पहुंचाने का काम करते हैं पोलर वर्टिसेस। पोलर वर्टिसेस हमारे अर्थ के दोनों जो पोल्स हैं, उन पोल्स पे जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन हो रही होती है उनको हम बोलते हैं पोलर वॉर्टिसेस। और पोलर वॉर्टिसेस विंटर्स के टाइम पर हो जाते हैं ज्यादा स्ट्रांग, और इसलिए ये पोलर वॉर्टिसेस इन सब्सटेंसेस को कैरी करके स्ट्रेटोस्फेयर तक ले जाने का काम करते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में फिर बनता है हमारा पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, आप देखिए ये टर्म आपको पता होनी चाहिए। अक्सर हम कहते हैं कि क्लाउड सिर्फ ट्रोपोस्फेयर में होते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर क्लाउड्स नहीं होते हैं। लेकिन पोलर एरियाज में मैंने आपको बताया कि ट्रोपोस्फेयर की हाइट बहुत कम होती है, ट्रोपोस्फेयर की हाइट जो है कम होकर 6, 7, 8 किलोमीटर रह जाती है पोलर एरियाज में। विंटर्स के समय ये जो हाइट है और कम हो सकती है, और हमारे जो पोलर वॉर्टिसेस हैं और स्ट्रांग हो जाते हैं। इसके कारण जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है वो काफी सरफेस के करीब आ जाता है, और क्लाउड्स भी बन सकते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में। अब इन क्लाउड्स का मतलब क्या हुआ कि दीज क्लाउड्स दे आर अ मिक्सचर ऑफ वाटर वेपर, दे आर अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर एंड ऑल्सो दीज सब्सटेंसेस ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन। और इसके बाद ये जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स हैं वो जब स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं, अपने साथ ये क्लोरीन भी लेकर जा रहे हैं, ब्रोमीन भी लेकर जा रहे हैं, और वहां पे ओजोन डिप्लीशन में मदद करते हैं। क्लियर हो गई बात? तो अगर पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स ना हो तो क्या होगा? पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स नहीं हो तो ये जो हमारे जितने भी ओजोन के मॉलिक्यूल्स हैं या फिर हमारे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, ये रिएक्ट करके O3 बनाएंगे,
O3 को ब्रेकअप करके O2 एंड O में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन ये जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी। अगर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स वहाँ पर बने रहेंगे तो ये स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स में वाटर अवेलेबल होगा और नाइट्रिक एसिड भी अवेलेबल होगा, और ये इन सब्सटेंसेस को, जिनको हम बोलते हैं ClO इनकी जगह BrO भी हो सकता है, यानी कि फ्री रेडिकल के साथ जो ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर लिया गया है, इसको अलग कर देंगे और दोबारा से इन दोनों सब्सटेंसेस के बीच में रिएक्शन होकर ऑक्सीजन बन जाएगा। उससे नुकसान क्या होने वाला है कि दो O3 के मॉलिक्यूल्स एक तरीके से मिलकर के O2 के 3 मॉलिक्यूल्स बनाने का काम करेंगे। तो यहां पर बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं है कि दोबारा से ओजोन लेयर जो है फुलफिल हो जाए। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है कि ओजोन लेयर की डिप्लीशन में इन सभी सब्सटेंसेस का तो हाथ है ही, लेकिन इनके साथ साथ जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, यानी कि पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स की फॉर्मेशन होना, ये भी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से पोलर जो होल्स हैं, जो आपके ओजोन में होल बन रहा है, ये पोलर एरियाज के ऊपर बनता है और ज़्यादातर विंटर सीजन में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि विंटर सीजन में पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और पोलर एरियाज में ही ये पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड जो हैं वो बन सकते हैं। क्लियर हो चुकी है हमें बात। अब आगे दोस्तों देखिए, अब इस लेयर को फिक्स कैसे किया जाए। तो फिक्स करने के लिए 1985 में ये इंपॉर्टेंट है, वियना कन्वेंशन हम लोगों ने एग्री किया। ठीक है, वियना कन्वेंशन देखिए 85 में ही, आज से कितने साल पहले हमने कन्वेंशन बना ली, क्योंकि लोगों को पता लग गया कि ओजोन लेयर हमारे लिए कितनी ज़रूरी है और अगर इसमें नुकसान होता है तो हमारी लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा खतरा जो है वो आ सकता है। एंड देयरफॉर वियना कन्वेंशन को हमने इंटरनेशनली डिसाइड किया और उसमें हमने ये फ्रेमवर्क बनाया कि किस तरीके से हम इंटरनेशनली जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इनकी प्रोडक्शन को कम करने का काम करेंगे ताकि ये एटमॉस्फेयर तक ना पहुंच पाए। राइट, वियना कन्वेंशन के अंदर हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की स्थापना की। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या कहता है कि 1987 में जो प्रोटोकॉल हमने बनाया, इसमें हमने डिसाइड किया कि कुछ गैसेस होंगी, इन गैसेस को हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे, कंज्यूम नहीं करेंगे और धीरे धीरे करके इन गैसेस का पूरी तरीके से इस्तेमाल बंद कर देंगे, इनका प्रोडक्शन बंद कर देंगे ताकि एटमॉस्फेयर में ये गैसेस बिल्कुल ना जाएं। कौन सी गैसेस की यहाँ पर बात हो रही है? तो वो गैसेस मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता चुका हूँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स, हेलोन्स, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड मिथाइल क्लोरोफॉर्म। ये सभी गैसेस को हमने बैन करने का काम किया इन दी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑफ 1987। राइट, अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और वियना कन्वेंशन ये इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए दुनिया की पहली ऐसी ट्रीटी है जिसको दुनिया के सभी देशों ने माना है। सभी देशों ने माना है इसको। राइट, कोई भी ऐसा देश नहीं है जो किसी भी इशू की वजह से इस कन्वेंशन का पार्ट ना बनाओ। सभी देशों ने इसको एग्री किया और उन्होंने माना कि ठीक है, हम अपने क्लोरोफ्लोरोकार्बन की प्रोडक्शन को कम कर देंगे, इन सभी गैसेस को जिनको ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कहा जा रहा है इनको हम लोग यूज नहीं करेंगे। इसीलिए हम लोग 16 सितंबर को हर साल इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन किया था। राइट, इसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और पता होनी चाहिए कि 2016 में हमने किगाली एग्रीमेंट या किगाली अमेंडमेंट भी जो है इसको नेगोशिएट किया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर हमने चेंज किया 2016 में। चेंज क्या किया कि हमने जो बहुत सारी ऑलरेडी गैसेस इसके अंदर इंक्लूड की थी, तो हमने डिसाइड किया था कि इन गैसेस के प्रोडक्शन बंद करके हम दूसरी गैसेस यूज करना स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स होंगे, HFCs हम यूज करेंगे। अब HFCs क्या है? वो ओजोन को तो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन वो ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करते हैं। वो सन की रेज को एब्जॉर्व करने के बाद वो अर्थ के ऊपर टेम्परेचर बढ़ाने का काम करते हैं। तो इसलिए हमने 2016 में चेंज क्या किया कि हम जितने ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को कम करेंगे, उसके साथ ही हम HFC की प्रोडक्शन को भी धीरे धीरे कम करने का काम करेंगे। तो ये किगाली अमेंडमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अब इन इश्यूज को ध्यान में रखते हुए चलिए कुछ क्वेश्चंस को आंसर करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इन द एंटार्क्टिक रीजन has been a cause of concern. What could be the reason for the formation of the hole? अब reasons क्या हो सकते हैं? ऑप्शन ए, presence of prominent tropospheric turbulence and inflow of chlorofluorocarbons. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आते हैं और ट्रोपोस्फेयर में टर्बुलेंस होता है। जी नहीं, ट्रोपोस्फेयर में टर्बुलेंस हो रहा है तो उससे स्ट्रेटोस्फेयर की ओजोन लेयर को क्या फर्क पड़ेगा? ऑप्शन बी देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ prominent polar front and stratospheric clouds and inflow of chlorofluorocarbons। मेरे हिसाब से ये सही है कि स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बन रहे हैं पोलर एरियाज में और इस वजह से यहाँ पर जो ओजोन का डिप्लीशन होता है। सी और डी ऑप्शंस को भी एक बार पढ़ लेते हैं। एब्सेंस ऑफ पोलर फ्रंट एंड स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स एंड इनफ्लो ऑफ मीथेन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये गलत है। एब्सेंस की जगह प्रेजेंस होना चाहिए। राइट, इंक्रीज टेम्परेचर ओवर पोलर रीजन ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, नहीं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, लेकिन पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बनने के लिए टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो हमारा करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन बी। राइट, लुक एट दी नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स नोन एज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस आर यूज्ड,
किस लिए यूज किया जाता है इन सब्सटेंसेस को। अब ये क्वेश्चन जो है वो इन्वायरमेंट के साथ साथ थोड़ा सा हमारी रियल जो लाइफ की साइंस की एप्लीकेशन है, डे टू डे एप्लीकेशन उनसे जुड़ा हुआ भी है। ये सभी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस किस काम आते हैं? इन प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक फोम, इन प्रोडक्शन ऑफ ट्यूबलेस टायर, इन क्लीनिंग सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, एज प्रेशराइजिंग एजेंट्स इन एरोसोल कैंस। अब एक्चुअली अगर हम देखें, अगर हम ये समझ लें कि ये जितने भी सब्सटेंसेस हैं इनके बीच में कॉमन बात क्या है, तो हमें उनके यूजेस को भी समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो सबसे पहले ये सभी सब्सटेंसेस की कंप्रेसिबिलिटी बहुत हाई होती है, यानी कि इनको एक्सपैंड और कंप्रेस करना काफ़ी ईजी है। ये सारी गैसेस हैं, इनको कंप्रेस करना और एक्सपैंड करना बहुत ईजी है, पहली बात। दूसरी चीज़, ये गैसेस रिएक्टिव नहीं होती। सरफेस पे गैसेस किसी दूसरे कंपाउंड से रिएक्ट नहीं करती हैं। गैसेस तभी रिएक्ट करती हैं जब मैंने आपको बताया स्ट्रेटोस्फेयर में जाएंगी, इनके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेस पड़ेगी या फिर पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बनेंगे, तब ये गैसेस रिएक्ट करके ओजोन को तबाह करेंगी। ना इनको सरफेस पे ओजोन मिलता है और ना कोई जो है यूवी रेज मिलती हैं और ना ही इनको पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स मिलते हैं, इसलिए सरफेस पे ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती हैं। ठीक है, अब ये दो चीज़ें अगर हम समझ गए तो इन गैसेस को कहाँ ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग? हाई कंप्रेसिबिलिटी होने की वजह से एरोसोल कैंस में इनको यूज़ किया जाता है प्रेशराइजिंग एजेंट की तरह। जो भी हम अक्सर डीओज यूज़ करते हैं या परफ्यूम्स यूज़ करते हैं या फिर हम बहुत सारे जो स्प्रेज यूज़ करते हैं, उन स्प्रेज में गैस को प्रेशराइज करने के लिए हाई कंप्रेस्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन या ऐसी गैसेस को हम लोग स्टोर करते हैं। तो हमारा 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो हमारा आंसर बनना ही चाहिए। ठीक है, सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को भी क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में रिएक्शन नहीं होगा अगर ये गैसेस यूज करोगे, और ये बहुत कंप्रेस की जा सकती हैं, इसीलिए इनको बहुत प्रेशर के साथ रिलीज करके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को साफ किया जा सकता है। प्लास्टिक फोम्स में यूज करते हैं, बिल्कुल यूज करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक फोम जब बनाए जाते हैं तो उसमें यही कंप्रेसेस को इन्हीं गैसेस को कंप्रेस करके रिलीज किया जाता है और वहां पर ये फोम्स की फॉर्मेशन में मदद करती हैं। ट्यूबलेस टायर की प्रोडक्शन में ऐसा कोई यूज नहीं होता है हमारी इन गैसेस का, और ये आप इस आंसर में भी देख सकते हैं। अगर आपको पता है कि फोर्थ नंबर ऑफ ऑप्शन शुड बी पार्ट ऑफ आर आंसर, तो ऑलरेडी आप ऑप्शन ए एलिमिनेट कर देंगे। अगर आपको पता है कि फोम मेकिंग में यूज किया जाता है तो ऑलरेडी आप इसको बी ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इन दी प्रोडक्शन ऑफ ट्यूबलेस टायर्स यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपको ये पता हो तो करेक्ट आंसर आपका आएगा ऑप्शन सी, राइट। इसके अलावा, इन सभी यूजेस के अलावा, ट्यूबलेस टायर्स तो यूज नहीं होता है फोम्स में, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को साफ करने में, एरोसोल कैंस को साफ करने के अलावा रेफ्रिजरेटर्स के अंदर इनका यूज होता था। रेफ्रिजरेटर्स के साथ साथ एयर कंडीशनर्स जो होते हैं, एयर कंडीशनर्स होते हैं, उसमें यूज होता था। लेकिन अब जो है, अब आज के समय में बहुत सारे इन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हम इन गैसेस को यूज नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट वाज एग्रीड टू फेज डाउन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स अंडर द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। एचएफसीज को बंद करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कौन सी अमेंडमेंट बनाई गई? पेरिस अमेंडमेंट, कायरो अमेंडमेंट, रियो अमेंडमेंट और किगाली अमेंडमेंट। करेक्ट आंसर मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि 2016 के अंदर हमने किगाली अमेंडमेंट, जो कि किगाली रवांडा की कैपिटल है, रवांडा इज एन अफ्रीकन कंट्री, वहां पर ये समिट हुआ था और वहां पर डिसाइड किया गया कि हम लोग हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स की जो प्रोडक्शन है उसको भी रोकने का काम करेंगे, एंड दैट इज वाई द करेक्ट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर डी, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज स्थापना सेशन, एंड आई होप कि आज के सेशन में आपको ओजोन डिप्लीशन से जुड़े हुए जो प्रोसेस है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिली होगी और कुछ क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है, तो आपकी जो एमसीक्यू सॉल्विंग है रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक वो भी थोड़ी बेटर हुई होगी। और आज के सेशन के लिए इतना ही। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।